बागेश्वर में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन। भ्रमण के दौरान तबियत बिगड़ने से हुआ निधन। ऑक्सीजन की कमी के चलते अचानक से उठा था दर्द, लोगों में शोक की लहर। चमोली में जिला प्रशासन ने किया बद्रीनाथ हाईवे का निरीक्षण। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने दिए निर्देश। 27 अप्रैल को खोले जाएंगे बद्री विशाल के कपाट। पौड़ी में राज्यसभा सांसद ने दिया बयान। प्रयागराज में अतीक का पर्याय बन चुका था अतीक। अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार में जनता है आश्वस्त। खटीमा में मोदी के मन की बात को लेकर लोगों में खासा उत्साह। बीजेपी की पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में संपन्न हुई बैठक। 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाला है कार्यक्रम। सभी बूथों के अध्यक्षों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। और सरकारी शिक्षक नशे की धुत में पहुंचा विद्यालय। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। शिक्षा विभाग ने बैठाई शिक्षा के खिलाफ जांच, जल्द कार्रवाई का आश्वासन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है अपना उत्तराखंड का। खबर है बागेश्वर से, जहां कैबिनेट मंत्री विधानसभा विधायक चंदन रामदास का बागेश्वर में अपनी विधानसभा में भ्रमण के दौरान अचानक से तबियत बिगड़ने के चलते निधन हो गया। उनके निधन पर 26 से 28 अप्रैल तक प्रदेश में राजकीय शोक घोषित किया गया है। सीएम समेत विभिन्न नेताओं ने चंदन रामदास के निधन पर शोक जताया। चंदन रामदास बीजेपी के टिकट पर बागेश्वर से चुनाव जीते थे। धामी सरकार में परिवहन समेत अन्य विभाग संभाल रहे थे। उत्तराखंड के परिवहन कल्याण मंत्री बागेश्वर के विधायक चंदन राम का राजनीतिक करियर 1980 में शुरू हुआ और वो 1997 में नगर पालिका बागेश्वर के निर्दलीय अध्यक्ष भी बने। इससे पहले MB डिग्री कॉलेज हल्द्वानी में प्रथम वर्ष में निर्विरोध संयुक्त सचिव बने। 1980 से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। सीएमओ दुर्गा जोशी ने निधन की पुष्टि करते हुए कहा है कि ब्लड प्रेशर अधिक होने और ऑक्सीजन की कमी के चलते अचानक से दर्द उठा। पहले अटैक में मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बावजूद दोबारा मंत्री जी को दर्द उठा। दुर्भाग्यवश हम माननीय मंत्री जी चंदन रामदास जी को बचा नहीं सके। दुखद घटना है। माननीय मंत्री जी एकदम थोड़ा सा जो फील कर रहे थे कि ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस हैं और थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उनको इमीडिएटली अटेंड किया गया। और जो फौरी तौर पे था तो वो एक स्टेबल पोजीशन में आ रहे थे। तब तक हम उनका सेकंड फ़ोन आया कि उनको भी दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो पूरी मेडिकल टीम को अटेंड किया एंड वी हैव शिफ्टेड हिम। ICU में हम ले आए थे, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड में हम उनको बचा नहीं पाए। अटैक का सिस्टम रहा तो क्या रहा? सर ये बहुत क्लासिकल तो हम नहीं, लेकिन ऑफिशियल ने हमारे देखा है ये ग्लोबल अटैक था, जिसमें कि ब्लड प्रेशर बहुत लो फ्लक्चुएट हो रहा था, पल्स बहुत कम थी और रेस्पिरेट भी सिचुएशन हो रहा था। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम मानते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली ये कार्डियोजेनिक शॉक था। और अब खबर है चमोली से, जहां हाईवे पर कई जगह सक्रिय होने के चलते बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जिलाधिकारी ने हाईवे का काम कर रहे NHIDSL के अधिकारियों को बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही निर्माण कार्य समाप्त करने के सख्त निर्देश जारी किए थे। दरअसल 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। वहीं जिलाधिकारी ने कहा है कि बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर बिजली, पानी, साफ सफाई को लेकर संबंधित विभाग और नगर पालिकाओं को निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि बद्रीनाथ यात्रा के लिए जिला प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल यह है कि बद्रीनाथ यात्रा शुरू होने के मात्र 2 दिन बचे हैं। आखिर इन 2 दिनों में कैसे यात्रा की तैयारियां पूरी की जाएंगी, ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी बना हुआ है। हमने चमोली से कमेड़ा तक हमने जो
नेशनल हाईवे है, यात्रा मार्ग है बद्रीनाथ हाईवे का, तो उसका हमने भौतिक निरीक्षण किया है। और कहीं कहीं जगह पर ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर जैसे मलबा सफाई है या निर्माण कार्य अभी गतिमान है, कोई पुल का कार्य गतिमान है, तो उनको जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ पेयजल की व्यवस्था है, वाटर ATM स्टैंड पोस्ट लगे हैं, उसमें पेयजल की व्यवस्था सुचारू हो। और जो सार्वजनिक शौचालय स्थापित किए गए हैं रास्ते में, तो उसमें पानी बिजली व्यवस्था सुचारू हो, साफ़ सफाई हो। और नगर पालिका नगर परिषद द्वारा जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो भी ठीक तरीके से की जाए यात्रा को देखते हुए। तो जो शासन का एक हमारा गोल है कि एक स्वच्छ, सुगम और सुरक्षित यात्रा सभी पर्यटकों के लिए, सभी तीर्थयात्रियों के लिए हम सुनिश्चित कर सकें, इसी आशय से हम लोग यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। आगामी चारधाम यात्रा के मद्देनजर हम लोगों के द्वारा जो मेन पॉइंट हैं सभी पूरे जनपद में 5 हम लोगों ने मुख्य सेक्टर बांटा है और उसमें उसके ऊपर जोनल अफसर में CO की हमने तैनाती करी है। फोर्स सभी जगह पर दिया गया है, ट्रैफिक का अरेंजमेंट सही से हो, इसलिए जो मेन पॉइंट हैं जहाँ पर हमारा वन वे सिस्टम लागू होना है और जहाँ पर डाइवर्जन होना है वहाँ पर ड्यूटी हमारी लगाई जा चुकी है। बद्रीनाथ। और अब खबर है पौड़ी से, जहां माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल रात को हुई हत्या पर पौड़ी पहुंची राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि योगी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उस पर काम कर रही है और कायम भी है। उन्होंने कहा कि जब जुल्म की इंतहा होती है तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। सांसद ने कहा कि प्रयागराज में अतीक अहमद आतंक का पर्याय बन चुका था। अब अतीक और अशरफ नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ी भी अपराध जगत से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जांच कमेटी बैठाई हुई है। अपराधी कोई भी हो और किसी भी प्रकार का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। अतीक की हत्या करने वालों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, उनकी भी जांच चल रही है और कहा कि योगी सरकार में हर तरह से न्याय होगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता आश्वस्त है। तो दूसरी ओर पूर्व मंत्री हरक सिंह ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अतीक एक माफिया था, जैसे कि कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दी जानी थी, लेकिन यदि पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या कर दी जाती है तो कानून व्यवस्था के मुंह पर यह खुला तमाचा भी था, जिससे न्याय व्यवस्था और कानूनी प्रक्रिया पर लोगों का विश्वास उठता है। ये आतंक का पर्याय तो अतीक था और खाली अतीक और अशरफ तक होता तो चलता, उसकी आने वाली पीढ़ी भी उस अपराध जगत से जुड़ चुकी है और हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जांच समिति बिठा चुके हैं। उन युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है, हर तरह का न्याय होगा। और अब खबर है खटीमा से, जहां भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक PWD गेस्ट हाउस में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष जीवन धामी और संचालन नगर महामंत्री मनोज वाधवानी की। बैठक में आगामी 30 अप्रैल को मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के सभी एपिसोड को लेकर चर्चा की गई। बैठक में यह तय किया गया कि खटीमा विधानसभा के सभी बूथों पर मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को कराया जाएगा और प्रत्येक बूथ पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 100 कार्यकर्ता, स्थानीय जनता उपस्थित रहेगी। नगर अध्यक्ष ने कहा कि मोदी जी के मन की बात का 100वां एपिसोड पूरे देश में आगामी 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाला है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि ये कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा सुना जाने वाला कार्यक्रम भी होगा। कार्यक्रम को लेकर सभी बूथों के अध्यक्षों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इस अवसर पर मंडी समिति अध्यक्ष नंदन सिंह, विधानसभा प्रभारी रमेश जोशी, जिला महामंत्री सतीश गोयल आदि कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। 30 अप्रैल को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड उस दिन जारी होना है। उस दिन माननीय मोदी जी ने देश की जनता के सामने अपने 100वें इस एपिसोड में भारतवर्ष की जनता को संबोधित करना है। इसको लेकर प्रत्येक बूथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी को लेकर आज खटीमा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक यहाँ पर संपन्न हुई, जिसमें प्रत्येक बूथ की जिम्मेदारी बांटी गई है कि कैसे ही
कि कार्यक्रम दिव्य और भव्य हो, इसकी तैयारी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और चलिए अब खबर आपको पौड़ी से बताते हैं, जहां एक बार फिर से एक सरकारी शिक्षक के नशे में धुत होकर विद्यालय पहुंचने का मामला सामने आया है। शिक्षक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग भी घटना से शर्मसार हो गया। वायरल वीडियो को चौबट्टा खाल विधानसभा के बीरो खाल ब्लॉक का बताया गया है, जहां राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोड़पाला मल्ला में व्यायाम के सहायक अध्यापक नशे में इस कदर चूर हैं कि उन्हें अपनी हरकतों पर शर्म भी नहीं आ रही है। शराब के नशे में चूर हुआ ये शिक्षक व्यायाम का शिक्षक है, लेकिन व्यायाम का शिक्षक फिट रहने के बजाय शराब के नशे में चूर होकर ही स्कूल में पहुंचता है और विद्यालय पहुंचने पर स्कूल ऑफिस में स्टाफ के साथ भी अभद्रता से पेश आता है। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने बताया है कि शराबी शिक्षक के खिलाफ पहले भी जांच कार्रवाई की जा चुकी है और 2 बार शिक्षक को इसी कारण निलंबित भी किया जा चुका है। एक बार फिर से शिक्षक शराब के नशे में चूर होकर स्कूल पहुंचता है, जिस पर खंड शिक्षा अधिकारी को जांच सौंपी गई है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि गढ़वाल मंडल के अपर निदेशक महावीर बिष्ट को प्रकरण से अवगत करवा दिया गया है और जल्द ही इस मामले में ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, मुझे भी मीडिया के माध्यम से ये बात संज्ञान में आई। मैंने जांच की और बीरो खाल की खंड शिक्षा अधिकारी वर्षा भारद्वाज से मैंने इसकी आख्या ली। कल्पेंद्र सिंह राणा व्यायाम के सहायक अध्यापक हैं LT ग्रेड में, गवर्नमेंट हाई स्कूल घोड़पाला मल्ला बीरो खाल में। ये केवल अभी शराब के नशे में नहीं मिले हैं, इनकी पुरानी हिस्ट्री भी रही है, इस पर जांच कराई गई है और 24 मार्च 2023 को एक बृहद जांच करके मंडलीय अपर निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है। इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराने के लिए, क्योंकि वहाँ की जनता भी ये नहीं चाहती कि इस तरह का शिक्षक उनके इलाके में हो, तो कार्यवाही अपेक्षित है। इसके लिए मैं स्वयं संपर्क कर रहा हूँ अपने अपर निदेशक महोदय से, तो पक्का इसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। सर, कुछ अनिवार्य रिटायरमेंट की? ये LT ग्रेड के टीचर हैं और इनके जो नियुक्ति अधिकारी वो अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल पौड़ी हैं और वही निर्णय लेंगे। इस पर कार्रवाइयाँ तो बहुत सारी बनती हैं, कंपल्सरी रिटायरमेंट भी हो सकता है, बर्खास्तगी तक भी चार्जशीट के आधार पर ये जा सकता है। तो जो भी कार्यवाही वो करेंगे नियमानुसार। हमारा जो उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन अपील नियमावली 2003 संशोधित नियमावली 2010 के प्रावधानों के अंतर्गत AD साहब कार्रवाई कर रहे हैं। सर, जो ब्यूरो, देखो, कार्यवाही तुरंत नहीं होती है। कार्यवाही एक प्रोसीजर होता है, उसमें चार्जशीट देना है, चार्जशीट के बाद उत्तर मिलना है, फिर उसके बाद कार्यवाही करना है। तो मुझे जानकारी नहीं है कि कार्यवाही किस सीमा तक पहुंच चुकी है, लेकिन कार्यवाही अवश्य होगी। देखिए, क्योंकि उसके सस्पेंशन निलंबन की कार्यवाही भी अपर निदेशक महोदय के ही माध्यम से होनी है और निलंबन के बाद ही वो व्यक्ति किसी दूसरी जगह अटैच किया जाता है। और चलिए अब खबर आपको बताते हैं मसूरी से, जहां शहरी क्षेत्रों में कूड़ा प्रबंधन का निरीक्षण करने आई भारत सरकार की संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा ने अपशिष्ट प्रबंधन, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सहित सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार राज्य सरकार के साथ कूड़ा प्रबंधन पर चर्चा करती है और निरीक्षण भी करते हैं ताकि कूड़ा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रगति का आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन का प्रयास है कि आमजन में व्यवहार परिवर्तन, जागरूकता और कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि मसूरी में सूखे कूड़े के का कार्य हो रहा है और गीले कूड़े के लिए मैथिन प्लांट लग रहे हैं। इसके साथ ही देखा गया कि जहां पुराना कूड़ा रखा जाता था उसका निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि मसूरी में कोई डंपिंग जोन नहीं होने के चलते शहर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस कारण लोगों को मजबूर भवन निर्माण वेस्ट जंगलों में डालना पड़ता है। यानी कि जो वेस्ट जंगल होते हैं वहाँ पर ये डालना पड़ता है और इस कारण कई बार लोगों को जुर्माना और अन्य विभागीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन अब जो इसके लिए भी एक सेंटर बन रहा है ताकि जंगल बच भी सके और सारा भवन निर्माण का वेस्ट एक जगह एकत्रित किया जा सके। वहीं अपर निदेशक अरविंद पांडे ने कहा है कि उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा गड्ढी खाने को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने को लेकर योजना बनाई जा रही है, जिसको लेकर क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से विकसित किए जाने वालों को लेकर काम किया जा रहा है। मसूरी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लगातार शहरी विकास काम कर रहा है। फील्ड
फील्ड विज़िट हम लोग करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स जाते हैं, सिटीज़ जाते हैं। हमारा भी लक्ष्य है कि हम 3 मेजर दिशा में फोकस कर रहे हैं। एक है शहर में जो दैनंदिन जो सॉलिड वेस्ट निकलता है वो प्रोसेस हो जाए, पुराने जितने भी डंप साइट्स हैं उनको क्लियर किया जाए और लोगों के बीच में एक पार्टिसिपेशन जनरेट हो जिससे कि सोर्स सेग्रीगेशन हो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रति अवेयरनेस हो और एक रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, ये सब वो डे टू डे लाइफ में अडॉप्ट करें। तो इस दिशा में जो स्वच्छ भारत मिशन का जो स्कीम है और मिशन है, हमारा प्रयास है कि हम शहरों के साथ काम करें, उनका जो चैलेंजेस हैं उन्हें सपोर्ट करें और कोशिश करें कि जो हमारा लक्ष्य है 2026 तक ये लेगेसी वेस्ट उसको क्लियर करना, 100% प्रोसेसिंग करना, ये सब में शहर सक्सेसफुल। तो उत्तराखंड के जितने भी शहर हैं, केवल उत्तराखंड नहीं, सारे राज्य के जितने भी शहर हैं वो स्वच्छ भारत में शामिल है और ये सारे शहर में ये प्रयास जारी है। ये लोग एक्शन प्लान बनाते हैं, भारत सरकार के साथ शेयर करते हैं, भारत सरकार प्लान्स अप्रूव करती है और जो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, टेक्निकल और मैनेजरियल सपोर्ट हो, वो दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है इस पूरे प्रयास में और कई बार छोटे शहर में ऐसा होता है सक्षम मैनपावर जो है उसमें शॉर्टेज होता है, इसीलिए मॉडल टेम्पलेट बनाना, मॉडल टेंडरिंग डॉक्यूमेंट्स, एडवाइजरीज, जिस किसी तरीके का सपोर्ट चाहिए उसका सपोर्ट दिया जाता है और एक रेगुलर इंटरेक्शन स्टेट और सिटीज़ के साथ, जैसे आज का ये फील्ड विज़िट है, हम लोग बनाए रखते हैं ताकि उनकी प्रगति में क्या दिक्कतें हैं वो हम उनके साथ मिलके उसको दूर कर पाएँ। देखिए, यहाँ पे पहले लेगेसी वेस्ट पड़ता था, जो पुराना कूड़ा था यहाँ पे पड़ता था, तो इसमें 2 निर्देश दिए गए हैं कि जो कूड़ा बचा हुआ है उसका प्रोसेसिंग कराया, लेगेसी वेस्ट ट्रीटमेंट बोलता है, उसके लिए फंडिंग हम डायरेक्टरेट से कर देंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे ये जो बदबू आ रही है ख़त्म हो जाए तो इसको एक वॉकिंग ट्रैक के रूप में डेवलप किया जा सकता है, जिससे मसूरी वालों को पता चलेगा कि थोड़ा आपकी हेरिटेज क्या थी और इससे लोगों का लगाव भी होगा अपने क्षेत्र के। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जन सहभागिता सबसे ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोला है कि जो यहाँ के सम्मानित लोग हैं उनसे बात करके देखिए इसमें क्या ड्यूटी आप कर सकते हैं। जहाँ तक फंडिंग की बात है तो हमारे पास पर्याप्त पैसा है SBM 2 में, उसके तहत हम फंडिंग कर देंगे इनकी। लोकल स्टेक होल्डर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करें। डेफिनेटली, देखिए कोई भी योजना तब तक धरातल पे नहीं आ पाती जब तक लोकल का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और स्वच्छता तो एक ऐसा चीज़ है जिसमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी के साथ भागीदारी भी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। देखिए, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप करने के लिए जो स्वच्छता सर्वेक्षण की गाइडलाइंस है उसे 5-6 कैटेगरीज में कहा गया है पुरस्कार के लिए। जैसे आपके बेस्ट होटल्स कौन से हैं, बेस्ट टॉयलेट कौन से हैं, बेस्ट स्कूल्स कौन से हैं, स्वच्छता के दृष्टिकोण से, तो इसमें कंपटीशन टाइप का करके इससे लोगों का लगाव इससे जुड़ सकता है। बिल्कुल, तो ये हमारा मेन चैलेंज है कि जो यहाँ की फ्लोटिंग पॉपुलेशन आ रही है, जो मसूरी के नाम पे आती है, उसको हम लोग यहाँ की ब्यूटी से का अनुभव करा सकें। उसके लिए जो भी आवश्यक होगा सैनिटेशन से संबंधित वो कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर है हल्द्वानी से, जहां कभी अंग्रेजों द्वारा बनाया गया शहर के तिकोनिया चौराहा स्थित यहाँ डाक बंगला अब अपनी बदहाली से तंग आ चुका है और चारों तरफ हरे भरे वातावरण के बीच स्थित ये डाक बंगला आज जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। इस ओर ना तो किसी अधिकारी का ध्यान जा रहा है और ना ही इस हेरिटेज भवन को बचाने के लिए किसी ने अभी तक किसी तरह का कोई कदम उठाया। दरअसल डाक बंगला ब्रिटिश हुकूमत ने बनवाया था और सजाया संवारा भी था। अब यही किसी भूत बंगले से कम नहीं लगता है। कमरे की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जगह जगह पर शराब और बियर की बोतलें पड़ी देख भी सकते हैं। आलम यह है कि किसी सक्षम अधिकारी को यहाँ से होने वाली आय का पता नहीं है। जब अधिकारियों से इस बाबत बात की गई तो वो भी इस बारे में कुछ भी कहने से बचते नजर आए। सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि इस गेट हाउस की बुकिंग हमारे द्वारा की जाती है और इससे मिलने वाले राजस्व लोक निर्माण विभाग को जाता है। वहीं इस बारे में जब लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार से बात की गई तो उनका कहना था कि आरक्षण का अधिकार सिटी मजिस्ट्रेट को है और इसके जीर्णोद्धार के लिए काफ़ी धनराशि की आवश्यकता है। बहरहाल देखना ये होगा कि आखिर अभी और कितना वक्त लगता है और इस डाक बंगले के अस्तित्व को बचाने में हल्द्वानी उत्तराखंड, हल्द्वानी का डाक बंगला अब है जर्जर। ये PWD का इंस्पेक्शन हाउस ज़रूर है, लेकिन इसके जो आरक्षण अधिकारी हैं वो सिटी मजिस्ट्रेट है। सिटी मजिस्ट्रेट
जिनको भी यहाँ भेजती होंगी वो यहाँ पर आते हैं। रही मेंटेनेंस की बात, तो मेंटेनेंस के लिए हमारे पास इसको टोटली रिन्यूएट करने के लिए काफ़ी धनराशि की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोगों ने अपने स्तर से इसकी कंसल्टेंसी ले ली है। इसको हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में 10 सूट में कन्वर्जन के लिए मेरा एक प्रस्ताव जल्दी ही तैयार होने वाला है। 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा और उसको हम लोग शासन को प्रेषित करेंगे। यदि शासन को ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, स्वीकृति मिलती है, तो इस पर फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और अब खबर है रामनगर से, जहां 5 दोस्त गर्जिया माता मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और इसी बीच मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ये लोग मंदिर के नज़दीक कोसी नदी में स्नान करने चले गए, जिसके बाद 2 युवक गहरे पानी में डूब गए। तो वहीं दोनों को डूबता देख उसके साथियों ने शोर मचाया। तभी वहां के लोग इस घटना को देखते देखते जमा हो गए और उनके डूबने की सूचना चौकी इंचार्ज को दी, जिसके बाद पुलिस और कुछ श्रद्धालुओं ने गहरे पानी से दोनों युवकों की तलाश करके बेहोशी हालत में उनको बाहर निकाला और चिकित्सालय में भेज दिया, जहां इलाज के दौरान मुरादाबाद के रहने वाले सूरज और आशीष को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये आज 5 लोग मुरादाबाद से आए थे मंदिर में दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के बाद ये लोग मंदिर के पीछे कुंड में स्नान करने लगे। स्नान करते वक्त 2 लोग, जिसका नाम एक का आशीष ठाकुर है पुत्र राजकुमार, दूसरे का नाम सूरज यादव पुत्र स्वर्गीय रामनाथ यादव, ये दोनों डूब गए। डूबने से इनको हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया है। अब घायल कितने हैं इसमें? इसमें घायल कोई नहीं है। ये 2 ही लड़के थे जो डूबे हैं, जिनकी मृत्यु हुई है। कहाँ के रहने वाले थे? ये मुरादाबाद के रहने वाले हैं। एक हरथला मुरादाबाद का रहने वाला है और सूरज मनोकामना मंदिर के पास मुरादाबाद का रहने वाला है। और अब बात करेंगे सितारगंज की, जहां दिहाड़ी मजदूर में हल्की कहासुनी के बाद जेल कैंप रोड पर एक मजदूर ने दूसरे मजदूर की सरेआम धारदार हथियार से हत्या कर दी। जिस जगह यह हत्या हुई वो जगह कोतवाली के नज़दीक की बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर CHC भिजवाया। हत्या के बाद आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि रोज़ की तरह जेल कैंप रोड पर सुबह दिहाड़ी मजदूर एकत्रित होते हैं, लेकिन इसी बीच 2 मजदूरों में बीड़ी मांगने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक मजदूर ने धारदार हथियार से दूसरे मजदूर के पेट और गले पर वार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। व्यक्ति को लाया गया था जिसका नाम रंजन पुत्र मिश्री लाल है, जो यहाँ सितारगंज में गणेश मंदिर के पास रहता है। मूल निवासी पीलीभीत का है, जिसकी उम्र लगभग 50 साल है। इसको यहाँ पे हमारे पास पुलिस के द्वारा लाया गया था मृत अवस्था में, जिसकी गर्दन पे कटे का निशान है और शरीर में जगह जगह उसके कंट्यूजन और लेसरेशन वुंड पाए गए हैं, जिसको हमारे द्वारा अब सील पैक करके खटीमा पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और अब खबर है किच्छा से, जहां महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कोतवाली परिसर में आयोजित बैठक में तमाम राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं ने शिरकत की। इस दौरान नगर के तमाम क्षेत्रों से आई महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं से अवगत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। महिला उप निरीक्षक जानकी राणा सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को गोरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया। बैठक में मौजूद महिलाओं के मोबाइल फ़ोन में गोरा शक्ति ऐप लोड कराया गया और ऐप चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। पुलिस उप निरीक्षक ने बताया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर हुए मोबाइल ऐप ये बनाया गया है और इसके माध्यम से क्षेत्र में होने वाली तमाम संदिग्ध और असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस की सहायता ली जा सकती है। बैठक के दौरान कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करने, नशे की रोकथाम और महिला उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज़ को बुलंद करने आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। महिला CLG मीटिंग का गठन किया है, जिसमें हमने महिलाओं को उनकी शक्ति के बारे में और ये महिला ऐप गौरा शक्ति ऐप के बारे में अज्ञात लोगों से जबरदस्ती संपर्क उचित दूरी बना के रखने के लिए, और पुलिस में कोई भी ऐसी घटना तुम्हारे अगल बगल हो जाती है उसमें पुलिस को सूचना करें। और ऐसी महिलाओं का गठन किया जो अपने वार्ड में होने वाले
कोई भी अपराध हो वो थाने हमें सूचित करें, गौरी ऐप द्वारा हमें सूचित करें। और कहीं पर अगर उन्हें कोई ऐसी परेशानी होती है, ये छोटी बच्चियां हैं और छोटी बच्चों को कोई बेड टेस्ट और उनके बारे में हमने उन्हें बताया और महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया। और किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई ऐसी किसी महिला को कोई ऐसी परेशानी होती है तो हमें ये ऐप द्वारा सूचित कर सकते हैं, ताकि हम मौके पर वहाँ पर पहुँच भी सकते हैं। साइबर फ्रॉड के बारे में बताया, साइबर फ्रॉड के बारे में बताया, उनसे दूर रहने के लिए बताया। कोई अगल बगल तुम्हारे कोई ऐसी कहीं पर कोई नशा कर रहा। केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार को श्रद्धालुओं के लिए विधि विधान के साथ खोल दिए गए। इस मौके पर धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 6:20 पर हजारों श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ धाम के कपाट खुले। कपाट खुलते ही धाम महादेव के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान तीर्थयात्री ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे, जिससे पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। श्री केदारनाथ धाम के कपाट मंगलवार को सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर श्री केदारनाथ मंदिर को 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया, जो पूरा धाम देखने लायक है। इस मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु कपाट उद्घाटन की पावन बेला के साक्षी बने। सुबह 5 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ साथ बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर रावल निवास से मंदिर परिसर में पहुंची। इसके बाद रावल और श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन की ओर से मंदिर के कपाट खोले गए। इसके बाद मुख्य पुजारी ने गर्भगृह में भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद ग्रीष्मकाल के लिए केदारनाथ के दर्शन शुरू हो गए। और चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं कर्नाटक, जहां सीएम योगी एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ। भाइयों बहनों, मैं जहां कहीं भी जाता हूं, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर इतना प्यार और इतना सम्मान जनता क्यों दे रही है। मैं एक ही बात बोलता हूं, हमारी नियत साफ है। देश के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करना हमारा लक्ष्य है। और इसलिए जब टीम इंडिया के रूप में हम सब कार्य करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करते हुए डबल इंजन की सरकार के डबल स्पीड के माध्यम से आम जनता तक जो कुछ भी लाभ पहुंच रहा है, वही लाभ हमें प्यार के रूप में, सम्मान के रूप में जनता जनार्दन देती है। और मैं आज इन्हीं सब बातों को कहने के लिए आया हूं। एक और कांग्रेस के द्वारा पिछले 55-60 वर्षों में कांग्रेस का फेल्ड इंजन था, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार कार्य करके आपको परिणाम दे रही है। ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೊಂದು ಕಡೆ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನಿಮಗಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಪ್ರೀತಿ। तो कर्नाटक में बीजेपी के तमाम नेता जमकर प्रचार कर रहे हैं और इसी क्रम में सबसे ज़्यादा डिमांड अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद किसी की वहाँ पर थी तो वो है सीएम योगी, जो अब चुनाव प्रचार में कूद चुके हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।